अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो न्यू क्लासेस हैं वो अच्छे से चल रही होंगी। इस वीडियो में हम जो 10th क्लास की केमिस्ट्री की न्यू बुक है, इसका जो यूनिट 2 है, उसके कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। सेकंड जो चैप्टर है मैटर, यानी मादा इसको उर्दू में बोलते हैं। तो मैटर जो है एवरीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो मैटर है ना, इसकी जो हालतों में जो तब्दीलियाँ होती हैं इसके बारे में है। अ स्टेट चेंज और फेज ट्रांजिशन इज़ द ट्रांजिशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, सच एज अ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, अ लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट, और अ स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली बिटवीन अ सॉलिड स्टेट एंड अ गैस स्टेट। तो ये स्टेट की जो तब्दीली है ना, यानी हालत की तब्दीली, या इसको आप मरहला वार तब्दीली कह सकते हैं ना। तो मैटर जो है उसका एक स्टेट से यानी एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल होना, जैसे कि जो सॉलिड्स हैं उसका लिक्विड में चेंज होना, इसी तरह जो लिक्विड है उनका गैस में चेंज होना, या डायरेक्टली ना ये जो सॉलिड है उसका गैस में तब्दील होना। तो दीज ट्रांजिशंस अकर विदाउट टेम्परेचर चेंज एंड कैन बी अंडरस्टूड थ्रू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड द इंटरनल एनर्जी। तो ये जो तब्दीलियाँ हैं ना, ये जो चेंजेस हैं, ये टेम्परेचर में तब्दीली के बगैर वक़ू पज़ीर होती हैं, यानी टेम्परेचर सिमिलर ही रहता है तब भी ये प्रोसेस होते रहते हैं। और इन्हें ना ये जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है और उसकी जो इंटरनल एनर्जी के ज़रिए समझा जा सकता है। तो इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं उनकी जो टोटल एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी इज़ कंपोज्ड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर रिलेटेड and potential energy, particle positions and interactions during phase transitions। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप है ना तब्दीली, मरहलावार तब्दीली के दौरान ना जो इंटरनल एनर्जी है ना, जो कि टेम्परेचर से मुतालिक है, और उसके अलावा ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो किसी चीज़ की पोजीशन की वजह से होती है, यानी जब कोई चीज़ मूव नहीं कर रही लेकिन उसकी पोजीशन ऐसी है कि उसके अंदर मूवमेंट आ सकती है, तो इस तरह की जो है पोटेंशियल एनर्जी जो कि असल में पार्टिकल्स की पोजीशन और इनके रिएक्शंस की वजह से होती है, इस पर मुश्तमिल होती है। तो ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड हैंस द काइनेटिक एनर्जी, हाउएवर द पोटेंशियल एनर्जी सिग्निफिकेंटली चेंजेस। तो ये जो मरहला वाला तब्दीली है ना, स्टेप बाय स्टेप चेंज, इसके दौरान जो टेम्परेचर और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, ताहम जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उसमें तब्दीली आती है। तो दिस शिफ्ट इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ ड्यू टू द ओवरकमिंग और जनरेशन ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। तो मरहलावार तब्दीलियों के दौरान ना जब ये स्टेप बाय स्टेप तब्दीलियाँ आती हैं तो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, जो कुव्वतें होती हैं, उन पर काबू पाने के लिए ना, उनको ओवरकम करने के लिए या उनको प्रोड्यूस करने के लिए या उनको पैदा होने की वजह से ना जो पोटेंशियल एनर्जी में ना ये तब्दीली आती है। तो इसके बाद जो मेल्टिंग या सॉलिड टू लिक्विड है, यानी इसको आप पिघलना कह सकते हैं, ठोस से माया में जो चेंजमेंट है। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स, जब एक सॉलिड जो है वो पिघलता है, इट बिकम्स अ लिक्विड, तो उसकी जो फॉर्म आ जाती है वो लिक्विड फॉर्म होती है। इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड इन अ स्टेबल वेल ऑर्डर्ड स्टेट एंड वाइब्रेट इन फिक्स पोजीशंस। तो ये जो सॉलिड्स हैं इसमें मटेरियल जो है ना, मादा जो है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मुस्तहकम होते हैं, स्टेबल स्टेट में होते हैं। उसके अलावा वो ऑर्डर्ड शेप में होते हैं ना, मुनज़्ज़म हालत में, यानी उनकी जो आपस में जो जुड़ने की वो है ना तरतीब, वो बिल्कुल सिमिलर होती है। उसके अलावा वो बहुत टाइटली यानी करीब करीब होते हैं और अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं जाते ना सॉलिड के जो पार्टिकल हैं। व्हेन एनर्जी यूजुअली हीट इट एडेड टू अ सॉलिड इट कॉजेज द पार्टिकल्स टू वाइब्रेट मोर स्ट्रांगली। तो जब भी किसी सॉलिड में एनर्जी जो है आम तौर पर जैसे टेम्परेचर जो है वो शामिल किया जाता है ना जब भी, तो इसके जो पार्टिकल हैं उनमें वाइब्रेशन की जो प्रोसीजर है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाता है, यानी वो प्रोसीजर तेज़ हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। व्हेन एनर्जी इज़ एडेड टू सॉलिड एट मेल्टिंग पॉइंट इट इंक्रीजेज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये जो पिघलने का जो
प्रोसेस है, इसका जो पॉइंट है ना, नुक्ता, जिस पर सॉलिड जो है उसमें जब हम कुछ एनर्जी शामिल करते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें इजाफा हो जाता है। तो दिस वीकन्स द फोर्सेस दैट होल्ड द पार्टिकल्स इन प्लेस विदाउट इंक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी सो द टेम्परेचर स्टेज द सेम। तो ये जो आपस में उनको जोड़े रखने वाली ना जो कुव्वतें होती है, जो फोर्सेस होती हैं, उनको कमज़ोर कर देता है। तो उससे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर ना वो वाली फोर्सेस जिन्होंने उनको होल्ड किया होता है, तो वो बगैर उसके ना काइनेटिक एनर्जी के बगैर इजाफा किए उनका क्या होता है कि उनका जो टेम्परेचर है वो तो सेम ही रहता है। व्हेन द एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द फोर्स होल्डिंग द पार्टिकल्स इन प्लेस, द सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड वेयर द पार्टिकल्स आर इन अ स्टेबल स्टेट बट कैन मूव फ्रीली अराउंड वन एंड अदर। तो जब जो एनर्जी है इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि जो पार्टिकल्स हैं जिन्होंने वो कुव्वतों की वजह से या फोर्सेस की वजह से जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो वो जो ठोस होते हैं ना यानी सॉलिड, वो मटेरियल जो है वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पे जो ऑलरेडी वो कुछ मुस्तहकम हालत में होते हैं ना, स्टेबल पोजीशन में होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के इर्द गिर्द ना उसके राउंड तो फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद जो बॉइलिंग जो है यानी लिक्विड टू गैस, यानी जो माया से गैस का प्रोसीजर है, तो व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स इट टर्न्स इनटू अ गैस। तो जब भी एक जो लिक्विड है वो उबलता है ना, माया जब उबलता है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, इन अ लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड तो बट कैन मूव पास्ट ईच अदर। तो ये जो थ्योरी है ना काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, इसके मुताबिक जो माया में ना या लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के इर्द गिर्द ना हरकत कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो एज एनर्जी इज एडिड, जब आप इसमें एनर्जी ऐड करते हैं, पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड इवेंचुअली हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द लिक्विड सरफेस इनटू द गैस फेज। तो जब हम इसमें एनर्जी को ऐड करते हैं लाइक टेम्परेचर की फॉर्म में या किसी भी तरह, तो क्या होगा, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से हरकत करने लगते हैं, उनकी मूवमेंट तेज़ हो जाती है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो इतनी ज़्यादा हो जाती है एनर्जी कि वो जो सरफेस है ना उसकी लिक्विड की, उससे निकल कर वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी उससे टूट के अलग हो जाते हैं और गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। द एडिड एनर्जी इंक्रीजेज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स allowing them to overcome the attractive forces holding them in liquid। तो शामिल की गई जो एनर्जी है ना, वो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा करती है, जिससे वो जो माया है यानी लिक्विड जो है उसमें मौजूद जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उस पर वो काबू पा लेते हैं। तो दिस ऑकर्स एट द बॉइलिंग पॉइंट वेयर द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज द लिक्विड टर्न्स इनटू गैस। तो ये जो तरीका है ना बॉइलिंग का, उसके एक नुक्ते पर होता है ना, एक पॉइंट पर जहाँ दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर जो है बरकरार रहता है ना, जबकि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रीजिंग, जिसमें लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन है ना, यानी माया से ठोस में जो चेंजमेंट है। व्हेन अ लिक्विड फ्रीजेस इट टर्न्स इनटू अ सॉलिड। तो जब भी जो लिक्विड है वो जम जाता है ना, यानी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो वो सॉलिड में तब्दील हो जाता है। तो क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, इन अ लिक्विड पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम अराउंड ईच अदर। तो ये जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है उसके मुताबिक जो है ना लिक्विड, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास के एक दूसरे के जो करीब करीब वाले हैं ना, मूव करने वाले, वो काफ़ी उनकी तवानाई काफ़ी होती है, यानी उनके अंदर काफ़ी सारी एनर्जी होती है। तो एज द लिक्विड लूजेज एनर्जी, जो लिक्विड जो है उसकी एनर्जी लूज होती है, तो पार्टिकल्स मोशन स्लोज डाउन, तो उनकी जो मूवमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाती है। एंड द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पुल द पार्टिकल्स इनटू अ फिक्स्ड ऑर्डरली अरेंजमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉलिड। तो क्या होगा कि जब वो लिक्विड है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज करता जाता है ना अपनी एनर्जी को, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है स्लो होती जाती है, और उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना पार्टिकल्स की, वो एक मुनज़्ज़म होते हैं, पहले ऑर्डरली शेप में होते हैं ना,
तो उससे क्या होगा कि वो जब स्लोली मूव करके सॉलिड में जब कन्वर्ट होंगे तो वो एक ऑर्डर से जुड़ते जाएंगे, एक तरतीब के साथ जुड़ते जाएंगे। तो एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग फ्रीजिंग, तो एनर्जी रिलीज होती है जब भी ये जो फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है। नॉट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, लेकिन वो जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है ना वो रिलीज नहीं होती, यानी वो कम नहीं होती। द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एज द एनर्जी रिलीज इज यूज टू फॉर्म द सॉलिड स्ट्रक्चर। तो इस अमल के दौरान ना ये जो प्रोसेस है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो एक्सर्शन होती है ना, जो खारिज होने वाली एनर्जी है वो सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है वो बनाने में इस्तेमाल हो रही होती है। नेक्स्ट में जो हेडिंग है कंडेंसेशन गैस टू लिक्विड, यानी गैस से जो लिक्विड बनने का प्रोसेस है जिसको कंडेंसेशन कहते हैं। व्हेन अ गैस कंडेंसेस इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड, यानी गैस जब कंडेंस होती है तो वो लिक्विड में तब्दील हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इन गैस पार्टिकल्स मूव अवे रैपिडली एंड आर फार अपार्ट। तो ये जो थ्योरी है ना काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, इसमें गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से दूर हरकत करते हैं ना, अवे मूवमेंट करते हैं। तो एज द गैस लूजेस एनर्जी पार्टिकल्स मोशन जो है वो स्लोज डाउन एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस पुल द पार्टिकल्स क्लोजर टुगेदर फॉर्मिंग अ लिक्विड। तो जब गैस की जो एनर्जी है वो लूज होती जाती है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होते जाते हैं और उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना वो उनको करीब ले आती हैं। यानी वो अवे जा रहे थे, तेज़ जब मूवमेंट कर रहे थे तो मूवमेंट स्लो होते ही वो एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, जिससे स्लोली जो है वो उसमें ना लिक्विड में इसकी कन्वर्जन होनी शुरू हो जाती है। तो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग कंडेंसेशन रिड्यूसिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है जिससे जो पार्टिकल्स है ना उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कमी आती है। द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज द गैस टर्न्स इनटू अ लिक्विड। तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, मुस्तकिल रहता है, जबकि जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सब्लिमेशन जो है सॉलिड टू गैस, यानी जो ठोस हालत होती है ना सॉलिड वाली, उससे डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन का जो प्रोसेस है उसको सब्लिमेशन कहते हैं। व्हेन अ सॉलिड सब्लिमेट्स इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू अ गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। तो जब कोई भी सॉलिड जो है उस पर सब्लिमेशन के अमल से गुजरता है ना तो वो बगैर लिक्विड हालत में आए बराह रास्त ना डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इन अ सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड इन फिक्स्ड पोजीशंस। तो ये जो थ्योरी है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, इसके मुताबिक जो सॉलिड है ना उसके पार्टिकल अपनी जगह पर ना सख्ती से जुड़े रहते हैं, टाइटली। तो व्हेन द सॉलिड गेन्स इनफ एनर्जी द पार्टिकल्स गेन सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक फ्री डायरेक्टली इनटू गैस फेज। तो ये जो सॉलिड होते हैं इनको जब काफ़ी सारी एनर्जी हासिल होती है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ना उनको इतनी तवानाई मिल जाती है ना, इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो डायरेक्टली गैस में ही मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होते बल्कि डायरेक्टली एवेपोरेट ही हो जाते हैं। एनर्जी इज एडिड सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स टू ओवरकम द फोर्सेस होल्डिंग दैम इन द सॉलिड स्ट्रक्चर। तो एनर्जी शामिल की जाती है ना जब इसमें, तो जो पार्टिकल्स हैं उनके मुमकिना जो एनर्जी को ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, यानी एनर्जी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है ताकि वो इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको ओवरकम कर सके, उनको काबू पा सके, जो इन्हें ना सॉलिड स्ट्रक्चर में बांध कर रखती हैं। दिस ऑकर्स विदाउट ए चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो है ये बगैर टेम्परेचर में चेंज के ना सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। तो इसके बाद डिपोजिशन जो है इसमें गैस टू सॉलिड जो है, गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना ना, व्हेन अ गैस अंडरगोज डिपोजिशन इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। तो जो गैस है ना जब इसमें डिपोजिशन का प्रोसेस होता है तो वो लिक्विड में चेंज हुए बगैर ही ना डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इन अ गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली। तो ये जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है इसके मुताबिक जो गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं और वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। व्हेन द गैस लूजेस एनर्जी द पार्टिकल मोशन स्लोज सिग्निफिकेंटली एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस पुल द पार्टिकल्स डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड अरेंजमेंट।
तो जब गैस की जो एनर्जी जो है वो जब लूज़ हो जाती है तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है उसमें नुमाया तौर पर ना स्लोनेस आ जाती है, और उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना पार्टिकल्स की, वो बराह रास्त यानी डायरेक्टली ना एक सॉलिड को खींच लेती है ना, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेती है। तो एनर्जी इज रिलीज्ड ग्रेटली रिड्यूसिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो उसमें जो एनर्जी है वो खारिज होती है यानी एक्सपेल होती है, जिससे जो पार्टिकल्स हैं उनकी मुमकिन तवानाई में कमी आ जाती है ना, उनकी एनर्जी जो है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। दिस हैपन्स विदाउट चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डिपोजिशन प्रोसेस। तो ये अमल जो है ये डिपोजिशन के दौरान जो टेम्परेचर है उसमें किसी तब्दीली के बगैर होता है। नेक्स्ट में हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स जो हैं, इसमें हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स आर शोन इन द फिगर। यहाँ पे ये इसकी जो पिक्चर है वो भी दिखाई गई है। तो इसमें क्या है कि दीज कर्व्स शो हाउ द एनर्जी ऑफ पार्टिकल चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। तो ये जो कर्व्स होते हैं ये दिखाते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप ना कि तब्दीली जो होती है ना, चेंज, उस दौरान जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो कैसे तब्दील होती है। तो इसमें जैसे ये हीटिंग कर्व है, इसमें अ हीटिंग कर्व टिपिकली शोज टेम्परेचर चेंज ओवर टाइम एज अ सब्सटेंस इज हीटेड। तो ये वाला जो खत है ना यानी हीटिंग कर्व जो है, ये आमतौर पर वक्त के साथ ना, टाइम के साथ साथ जो टेम्परेचर उसमें तब्दीली को जाहिर करता है कि कैसे कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है जब किसी मटेरियल को हीट अप किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट रीजन्स। तो इसके कई अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे ये फिगर जो है ना ये शो हो रही है साथ उसके। तो सॉलिड फेज जो है ए टू बी, इसमें जो ठोस वाला मरहला है ना, सॉलिड वाला, ए से बी वाला जो पार्ट है इसका, ये जो सेगमेंट है ना ए टू बी, द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेज एट इट एब्जॉर्ब्स हीट। क्योंकि यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है उसमें सॉलिड ने ना हीट को एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा राइज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज काजिंग द पार्टिकल्स टू वाइब्रेट मोर विगरसली। तो ये जो थ्योरी है ना काइनेटिक थ्योरी, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, तो उसकी जो मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी होती है उसमें इजाफा होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा शिद्दत से, ज़्यादा इंटेंसिटी से ना वाइब्रेशन करने लगते हैं। तो इसका जो मेल्टिंग वाला पोर्शन है ना यानी बी टू सी वाला जो पार्ट है, यानी जो मेल्ट डाउन यानी पिघलने का जो हिस्सा है, सेगमेंट बी टू सी है, द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज द सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड। यानी जो सॉलिड है वो लिक्विड में तब्दील होता है, तो उस दौरान जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट यानी मुस्तकिल ही रहता है, नॉट चेंज्ड। तो हेयर द एब्जॉर्ब्ड हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होल्डिंग द सॉलिड टुगेदर रादर देन इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्ब्ड हीट है उसको जो सॉलिड को ना एक साथ रखने वाली जो कुव्वतें हैं यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उस पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि ना जो उसकी जो मूवमेंट वाली एनर्जी है ना उसको बढ़ाने के लिए। तो दिस इज़ नोन एज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट में जो लिक्विड फेज है ना सी टू डी, तो ये वाला जो मरहला है, ये वाला जो स्टेप है जिसमें लिक्विड फेज है, तो सेगमेंट जो है ना सी टू डी, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज एट इट कंटिन्यूज टू एब्जॉर्ब हीट। तो ये जो हिस्सा है ना सी से डी वाला, इसमें लिक्विड जो है उसका टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि उसने जो हीट है ना उसको एब्जॉर्ब किया होता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज काजिंग देम टू मूव मोर रैपिडली। तो पार्टिकल्स जो हैं उनकी जो मूवमेंट वाली ना काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से ना मूवमेंट करते हैं, ज़्यादा तेज़ी से हरकत करते हैं। तो बॉइलिंग जो है डी से ई जो है, उबलना जो है, तो ये जो सेगमेंट है ना डी से ई वाला, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज द लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस। तो ये जो लिक्विड है वो गैस में तब्दील होता है, जबकि जो उसका टेम्परेचर है वो एक जैसा ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, मुस्तकिल रहता है। द एब्जॉर्ब्ड हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द लिक्विड, अ प्रोसेस दैट रिक्वायर्स लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, हीट है, वो इसमें जो माया है ना लिक्विड, उसमें
कुव्वतों पर ना काबू पाने के लिए ना जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है ना उसके लिए उसको ज़रूरत होती है इसकी। तो जो गैस फेज़ है ई और ऑनवर्ड जो है, ई के बाद वाला जो हिस्सा है, तो ये जो सेगमेंट है ना ई के बाद वाला, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज एट इट एब्जॉर्ब मोर हीट। तो इसमें क्या होगा कि गैस मज़ीद टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगी और इसका जो टेम्परेचर है वो मज़ीद राइज हो जाएगा। उससे क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स इंक्रीजेज काजिंग देम टू मूव इवन मोर रैपिडली। तो गैस के पार्टिकल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है, जिससे वो मज़ीद तेज़ी से मूवमेंट या हरकत करने लगते हैं। नेक्स्ट में जो कूलिंग कर्व है, जो ये कर्व बना है ना इसको ठंडा होने पे, द कूलिंग कर्व शोज द रिवर्स प्रोसेस एज अ सब्सटेंस इज कूल्ड। तो जब कोई मटेरियल जो है उसको ठंडा किया जाता है तो ठंडा होने का जो ये कर्व है ना, ये बिल्कुल उलट अमल है जो हमने पहले पढ़ा है ना, उसका उलट प्रोसीजर है, रिवर्स प्रोसीजर है। इट कंसिस्ट ऑफ सिमिलर डिस्टिंक्ट रीजन्स। तो इसके भी तकरीबन वैसे ही रीजन्स होते हैं लेकिन रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, उसके बिल्कुल उलट होते हैं। तो गैस फेज जो है ना हायर टेम्परेचर टू ई, यानी गैस की जो हालत है ज़्यादा टेम्परेचर है ना जो ई तक है, तो सेगमेंट हायर टेम्परेचर जो है ना ई वाला जो है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेज एट इट लूजेज हीट। तो ज़्यादा दर्जा हरारत पे क्या होगा ई तक, इसके हिस्से में ना जैसे जैसे जो गैस है उसकी जो हीट है वो लूज़ होती जाती है, तो इसका दर्जा हरारत क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स डिक्रीजेज काजिंग देम टू मूव लेस रैपिडली। तो जब गैस के पार्टिकल्स जो हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जब कम होती जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो वो हरकत जो है वो स्लो डाउन होती है, यानी थोड़ी लेस रैपिड, यानी उनमें स्लोनेस आ जाती है। तो कंडेंसेशन जो है ई टू डी जो है, तो ये जो प्रोसेस है ना कंडेंसेशन का, ई से डी का जो सेगमेंट है, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज द गैस कंडेंसेस इनटू अ लिक्विड। तो जब गैस जो है वो लिक्विड में तब्दील होती है तो उस टाइम जो उसका टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट ही रहता है। द लॉस्ट हीट एनर्जी इज रिलीज्ड as the intermolecular forces bring the particles close together, resulting it in the latent heat of vaporization being released. तो उस टाइम जो ज़ाया शुदा हरारत होती है ना, यानी जो वेस्ट हो जाती है, तो लॉस हो जाती है जो हरारत मतलब हीट, वो जब वेपोरेट हो जाती है ना तो क्या होगा, एग्जर्ट हो जाती है। तो उसमें जो कुव्वतें होती हैं आपस में, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वो क्या होगा, जब ये लूज़ करती है ना हीट को तो वो एक दूसरे के करीब आने शुरू हो जाते हैं पार्टिकल। तो जिसके रिजल्टेंट में ना जो वेपर्स हैं उनके अंदर जो वेपोरेशन का प्रोसेस है ना वो उसकी सूरत में निकल रही होती है, यानी हीट की सूरत में वो जो लॉस है ना वो हो रहा होता है। फिर लिक्विड फेज जो है डी से सी पे, तो इसमें क्या होगा कि ये जो सेगमेंट है ना डी टू सी, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज एट इट लूजेज मोर हीट। तो ये जो लिक्विड है उसका जो टेम्परेचर है वो मज़ीद जो वो है ना टेम्परेचर या हीट जो है उसको लूज करने से कम होता जाता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीज काजिंग देम टू मूव मोर स्लोली। तो इसके पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी जो है कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता हरकत करते हैं, यानी उनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। फिर फ्रीजिंग जो है सी टू बी, तो सेगमेंट जो है ना सी टू बी, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट द लिक्विड फ्रीजेज इनटू अ सॉलिड। तो इसमें क्या होगा कि लिक्विड जो है वो सॉलिड में तब्दील हो जाता है और इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। द लॉस्ट हीट एनर्जी इज रिलीज्ड एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अरेंज द पार्टिकल इनटू अ सॉलिड स्ट्रक्चर, रिजल्टिंग इन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बीइंग रिलीज्ड। तो इसमें जो ज़ाया शुदा है ना, जो लॉस्ट वाली इसका जो हीट है जो कि एवेपोरेशन हो जाती है ना, लॉस हो जाती है, तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना जो पार्टिकल्स को एक जो सॉलिड है ना उस स्ट्रक्चर में तरतीब देती हैं, उस ऑर्डर में उनको जोड़ने लगती हैं। तो जिसका जो रिज़ल्ट क्या होगा कि वो एक फ्रीजिंग मतलब पॉइंट आ जाएगा ना, और क्या होगी वहाँ से जो हीट है वो सारी की सारी लॉस होगी, यानी रिलीज़ हो जाएगी। तो सॉलिड फेज जो है बी टू ए, तो ये वाली ठोस हालत जो है सेगमेंट बी टू ए, द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेज एज इट कंटिन्यूज टू लूज हीट। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे सॉलिड जो है वो अपनी जो हीट है उसको लूज़ करता जाता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीजेज काजिंग देम टू वाइब्रेट लेस। तो होगा क्या कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, जिससे उनके अंदर वाइब्रेशन जो है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी।
फिर काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन जो है, इसकी जो तशरीह है ना या एक्सप्लेनेशन जो है कि काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर पहले, यानी जो काइनेटिक एनर्जी और दर्जा हरारत जो है इन द रीजन वेयर द टेम्परेचर चेंजिंग A to B फिर C to D एंड E ऑनवर्ड ना फॉर हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। तो इससे क्या होगा, इन फेजेस में काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होंगी, और फिर E to D फिर C to B फॉर कूलिंग। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट बट पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। तो ठंडा होने के दौरान ना ये वाली जो फेजेस हैं E to D फिर C to B जो है कूलिंग के दौरान, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो कम हो रही होती है। आगे जो पोटेंशियल एनर्जी और फेज चेंजेस जो हैं उसकी जो हालात जो स्टेट्स है ना उनमें जो चेंजेस आता है इन द रीजन वेयर द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, जैसे B to C है फिर D to E है फॉर हीटिंग और D to C एंड B to A जो है फॉर कूलिंग। यानी ये वाले जो हिस्से हैं यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, और उसके बाद द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड इज़ यूज्ड टू चेंज द फेज ऑफ द सब्सटेंस। तो उस दौरान ना ये जो एनर्जी है ये जब एब्जॉर्ब हो रही होती है या रिलीज़ हो जा रही होती है तो उससे क्या होगा, जो मटेरियल है उसकी स्टेट को तब्दील करने में ना ये तब्दील हो जाती है, एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाती है उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तब्दील करने में। तो दिस इन्वॉल्व्स चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रादर देन चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये जो प्रोसेस है इसमें पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है ना यानी काइनेटिक एनर्जी को तब्दील करने की बजाय उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से जुड़ी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको तब्दील करता है। नेक्स्ट में ना एवेपोरेशन है और बॉइलिंग ना, ये दोनों जो प्रोसीजर्स हैं, एवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड गेन इनफ काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप इनटू द गैसोस फेज। तो ये वो प्रोसेस है एवेपोरेशन जिसमें जो लिक्विड है उसकी जो सरफेस है ना ऊपर वाली जो सतह पर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स है ना ऊपर की लेयर वाले, उनमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो हासिल कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, और फिर वो गैस की हालत जो है ना गैसोस फॉर्म उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ओनली मॉलिक्यूल्स एट द लिक्विड सरफेस पार्टिसिपेट इन एवेपोरेशन। तो ये बात याद रखनी है कि एवेपोरेशन के प्रोसेस में जो ऊपर वाली सरफेस की लेयर है ना सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। तो दीज मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इन मॉलिक्यूल्स के पास इतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर ना काबू पाने के लिए ना काफ़ी जो काइनेटिक एनर्जी है वो होनी चाहिए। तो एनर्जी फॉर एवेपोरेशन कम्स फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो ये जो है ना एवेपोरेशन के लिए जो एनर्जी है वो इर्द गिर्द के माहौल यानी इन्वायरमेंट से हासिल होती है। दिस एब्जॉर्प्शन मेक्स सराउंडिंग्स कूलर देन बिफोर। तो इससे क्या होगा, ये जो तवानाई है ना यानी एनर्जी जो है उसको जो एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस है इर्द गिर्द के माहौल से ना जो इन्वायरमेंट है वो पहले से ज़्यादा ठंडा कर देती है क्योंकि उसने एब्जॉर्ब जो कर लिया सराउंडिंग से। तो एवेपोरेशन कैन ऑकर एट एनी टेम्परेचर बिलो द लिक्विड्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो प्रोसेस है ना एवेपोरेशन का वो लिक्विड के उबलने के दर्जा हरारत से कम वाला जो है ना किसी भी दर्जा हरारत पर हो सकती है। तो हायर टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवेपोरेशन सिंस मोर मॉलिक्यूल्स हैव सफिशिएंट एनर्जी एस्केप। तो ज़्यादा जो टेम्परेचर है उससे क्या होगा कि उससे एवेपोरेशन की जो ये शरह है ना या उसका जो प्रोसीजर है या उसकी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है क्योंकि जो ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनके पास एस्केप होने के लिए ना काफ़ी एनर्जी होगी। उसके बाद एज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव द लिक्विड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज लीडिंग टू अ कूलिंग इफेक्ट। तो जब ज़्यादा जो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड से निकल गए ऊपर वाली सरफेस से, तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं ना उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो कम होती है क्योंकि मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल एस्केप कर गए ना, जिससे ठंडक का एहसास पैदा होता है। तो इसी वजह से जो स्वेटिंग है ना ये हेल्प करती है कूलिंग द बॉडी। जैसे आपको स्वेटिंग है ना पसीना आया हुआ है तो उससे क्या होगा कि आपको पसीना आने के बाद थोड़ी सी ठंडक महसूस होगी क्योंकि बॉडी के जो ज़्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं वो स्किन के थ्रू एवेपोरेट होकर बाहर निकल आए। तो बाकी जो मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम है।
इसकी जो एग्जांपल्स है ना, जैसे ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स ऑन अ लाइन ना, रस्सी पर कपड़ों का खुश्क होना, फिर एवपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स एंड ओशंस कंट्रीब्यूटिंग टू द वाटर साइकिल। ये झीलों और समंदरों का पानी जो है ये एवपोरेशन बंद करना, पानी का जो साइकिल है यानी वो क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है, फिर वापस बारिश होती है, फिर ज़मीन पे आ जाता है। फिर स्वेट एवपोरेशन फ्रॉम द स्किन प्रोवाइडिंग अ कूलिंग इफेक्ट। तो ये जिसके बारे में हमने लास्ट में पढ़ा था ना, ये जो पसीना आता है ना, स्वेटिंग, इसमें जो एवपोरेशन का प्रोसेस होता है इससे जिस्म में थोड़ी ठंडक महसूस होती है। अच्छा, नेक्स्ट में जो है बॉइलिंग इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर व्हेन इट इज हीटेड ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स विद इन द लिक्विड। तो बॉइलिंग वो अमल है, वो प्रोसीजर है जिसमें जो लिक्विड है उसके एक जो बॉइलिंग पॉइंट तक ना गर्म करने पर वो क्या होगा, एवेपोरेशन में तब्दील हो जाता है, वेपर्स में तब्दील हो जाता है। तो जिसके रिजल्ट में जितने भी जो लिक्विड के अंदर वेपर्स हैं वो सब क्या होंगे, बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो बॉइलिंग अकर्स थ्रू आउट द इंटायर लिक्विड नॉट जस्ट एट द सरफेस। तो ये बात याद रखनी है कि वेपोरेशन तो सिर्फ अपर वाली लेयर पे होती है ना, लेकिन बॉइलिंग जो है वो पूरे लिक्विड में होती है, सिर्फ सरफेस पे नहीं होती। तो वेपर बबल्स फॉर्म within the liquid rise to the surface and burst releasing gas। तो इससे क्या होगा कि जो वेपर्स है ना उसके जो बुलबुले बन रहे होते हैं ना, बबल्स बन रहे होते हैं लिक्विड के अंदर, तो उससे क्या होगा कि वो जब सरफेस तक उठ के आते हैं ना ऊपर, तो वो फिर फट जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा, जो गैस बनी हुई है अंदर वो रिलीज होती जाती है। तो बॉइलिंग अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो बॉइलिंग है ये खास एक टेम्परेचर पर होता है और यही बॉइलिंग पॉइंट होता है जब कोई लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू होता है। तो दिस टेम्परेचर वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लिक्विड एंड द एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये जो टेम्परेचर है ये लिक्विड और उसके जो एक्सटर्नल प्रेशर है उस पर इसका इन्हिसार होता है। फॉर वाटर एट सी लेवल द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सतह समंदर पे ना, सी लेवल पे, तो नॉर्मल जो वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो कंटिन्यूस हीट इनपुट्स इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी भी लिक्विड को उसके उबालने के यानी बॉइलिंग वाले पॉइंट तक ना बरकरार रखने के लिए ना, यानी मुसलसल वो बॉयल होता रहे, तो इसके लिए मुसलसल जो है कंटिन्यूसली उसको हीट की ज़रूरत होती है। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग एज द एडिड एनर्जी इज़ यूज टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैस। तो ये जो प्रोसीजर है बॉइलिंग का, उसके दौरान जो है लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो मुस्तकिल रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हम उसको जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना एनर्जी, वो उसको गैस में तब्दील करने में इस्तेमाल हो रही होती है, यानी वेपर्स बनते जाते हैं ना साथ साथ ऊपर वाली लेयर से। तो बॉइलिंग इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द विगोरस फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एंड स्टीम मेकिंग इट अ हाईली विजिबल प्रोसेस। तो ये जो बॉइलिंग है इसमें ये जो बुलबुले और जो वेपर्स बनते हैं ना, ये बहुत ज़ोरदार मतलब सही नज़र आ सकते हैं ना। तो ये जो अमल है ना इसको समझा भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है, यानी विजिबल प्रोसेस है। तो द बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस विद एक्सटर्नल प्रेशर। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये एक्सटर्नल प्रेशर के साथ तब्दील होता है। हायर प्रेशर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट वाइल लोअर प्रेशर डिक्रीजेज इट। तो ज़्यादा जो प्रेशर है वो क्या होगा, वो बॉइलिंग के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जबकि जो कम दबाव होगा ना, लेस प्रेशर जो होगा वो इसको कम कर देता है। तो दिस इज़ वाई वाटर बॉइल्स एट लो टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड। यानी हाई एल्टीट्यूड पे जाएं तो वहाँ पे क्या होगा कि कम दर्जा हरारत पर ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो ये जो असर है ना इसका प्रेशर का, उसके अलावा एवेपोरेशन पे और बॉइलिंग पे, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग इज प्राइमरीली रिलेटेड टू हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द रेट एट विच मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस इनटू द गैस फेज। तो ये जो प्रेशर का अमल है ना वेपर और बॉइलिंग पे, ये बुनियादी तौर पर इस बात से मुतालिक है कि ये जो लिक्विड्स होते हैं इसकी जो सरफेस है ना, इसके मॉलिक्यूल्स जो गैस की हालत में निकलने की जो वो होती है ना स्पीड या रेशो होती है, उसको मुतासिर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए ना रिगार्डिंग द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेपोरेशन ना। तो दबाव के जो इवेपोरेशन पर असरात हैं उस पर ना, तो इफेक्ट ऑफ लोअर प्रेशर जो है, कम दबाव का क्या असर होगा, एट लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेस।
तो कम जो फ़ज़ाई दबाव है उस पर एवेपोरेशन की शरह बढ़ जाती है. दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ लेस एक्सटर्नल प्रेशर exerted on the liquid surface, making it easier for molecules to escape into the vapor phase. तो ऐसा इसलिए होता है कि जो लिक्विड की जो सरफेस है उस पर जो बैरूनी दबाव है ना, एक्सटर्नल जो प्रेशर है कम होता है, जिससे मालिक्यूल्स के जो वेपर्स हैं उसकी हालत में निकलना आसान हो जाता है. तो फॉर एग्जांपल वाटर विल एवेपोरेट मोर क्विकली एट हाई एल्टीट्यूड्स वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लोअर देन एट सी लेवल. मिसाल के तौर पे ये जो बुलंद मकामात हैं इन पर पानी तेज़ी से उसमें वेपर्स में तब्दील हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे जो वो जो इन्वायरमेंटल प्रेशर है ना या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सतह समंदर से की निस्बत में कम होता है. तो लोअर प्रेशर रिड्यूसेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड विच मीन्स द लिक्विड कैन ट्रांजिशन टू द गैस फेज एट अ लोअर टेम्परेचर. तो कम जो दबाव है ना, लेस प्रेशर, वो लिक्विड के बॉयल का जो वो होता है ना पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है उस पर जो टेम्परेचर को कम कर देता है, जिसका मतलब है कि जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर जो है वो जब उसको गैस में ना तब्दील हो सकता है, कि मतलब कम है ना जब टेम्परेचर, तब भी वो गैस फॉर्म में चेंज हो सकता है. तो दिस इनडायरेक्टली अफेक्ट्स एवेपोरेशन बाय फैसिलिटेटिंग द कंडीशन अंडर विच इट कैन ऑकर मोर रेडिली. तो ये जो है इनडायरेक्टली ना एवेपोरेशन को मुतासर करता है, क्योंकि इससे जो एवेपोरेशन के हालात हैं ना वो ज़्यादा ईजी हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं. तो इफेक्ट्स ऑफ हायर प्रेशर जो हैं, ज़्यादा दबाव का जो असर है, एट हायर टेम्परेचर प्रेशर द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीजेज. तो ज़्यादा अगर हो ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उस पर एवेपोरेशन की शरह या उसका जो स्पीड है वो कम हो जाती है, रेट उसका. द इंक्रीज्ड एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर मॉलिक्यूल्स टू एस्केप इनटू द वेपर फेज. तो जब लिक्विड की जो सरफेस है उस पर बढ़ा हुआ ना, यानी ज़्यादा जो एक्सटर्नल प्रेशर है, तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स के लिए वेपर्स की हालत में निकलना ना ज़्यादा मुश्किल बन जाता है उनके लिए. फॉर एग्जांपल इन प्रेशर कुकर द हाई प्रेशर सप्रेसेस एवेपोरेशन अनटिल अ हाई टेम्परेचर इज़ रीच्ड अलाउइंग फूड टू कुक फास्टर. तो इसकी जो एग्जांपल लिखी है ना, जैसे प्रेशर कुकर में तो ज़्यादा होता है दबाव, यानी प्रेशर जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, उससे क्या होगा, एवेपोरेशन जो है वो रुक जाती है जब तक कि जो टेम्परेचर है ना वो एक ख़ास पॉइंट तक ना पहुंच जाए. तो जिससे वो क्या होगा कि वो ओवर हीटिंग होने की वजह से वो जो खाना है वो जल्दी पक जाता है. तो हाई प्रेशर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड विच मीन्स द लिक्विड रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर टू ट्रांजिशन इनटू गैस फेज. तो ज़्यादा जो दबाव है ना प्रेशर, वो लिक्विड के बॉयल का जो टेम्परेचर है ना उसको बढ़ा देता है, जिसका मतलब है कि वो जो लिक्विड है उसको गैस में तब्दील होने के लिए ज़्यादा दर्जा हरारत या टेम्परेचर दरकार होता है या ज़रूरत होता है. दिस इनडायरेक्टली अफेक्ट एवेपोरेशन बाय मेकिंग द कंडीशन लेस फेवरेबल फॉर इट्स ऑकर. तो ये जो है इनडायरेक्टली ये जो एवेपोरेशन है ना उसको मुतासिर करता है, क्योंकि इससे जो एवेपोरेशन के हालात जो होते हैं वो कम साजगार होते हैं ना, ज़्यादा फेवरेबल नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल इन अ प्रेशर कुकर द हाई pressure suppresses boiling until a high temperature is reached, allowing water to boil at a higher temperature. मिसाल के तौर पे प्रेशर कुकर में ज़्यादा दबाव जो होता है वो बॉइलिंग को रोकते हैं ना जब तक कि ज़्यादा टेम्परेचर हासिल ना हो जाए, और जिससे पानी ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होता है. दिस अलाउज फूड टू कुक फास्टर. तो इससे क्या होगा कि खाना तेज़ी से पक जाएगा. एवेपोरेशन इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस occurring at any temperature below the boiling point and at the surface of liquid, while boiling is a rapid vigorous process that occurs throughout the liquid at a specific boiling point. तो ये जो वेपर्स है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बतदरीज अमल है. जो क्या होगा, ये जो भी चीज़ मतलब बॉयल हो रही है ना उस पॉइंट से नीचे, और जो लिक्विड है ना उसकी सरफेस पर किसी भी टेम्परेचर पर होता है, यानी ज़रूरी नहीं कि टेम्परेचर ज़्यादा ही हो, यानी कोई भी टेम्परेचर होगा तब भी इवेपोरेशन होती रहेगी. जबकि जो बॉइलिंग है ये तेज़ और तकरीबन ना थोड़ा ज़्यादा इंटेंस प्रोसेस है, जो कि पूरे के पूरे माया में हो रहा होता है ना, सारे के सारे लिक्विड में हो रहा होता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सरफेस पे हो. तो इसके लिए मतलब ये ज़रूरी नहीं कि सरफेस एरिया या फर्स्ट लेयर ही है. तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट जो चैप्टर है ना इसके हाफ टॉपिक्स जो हैं ये कंप्लीटेड है. उम्मीद है ये वीडियो और ये लेक्चर जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा. जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे. हैव अ नाइस टाइम.